हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर है बेडू में। दिस इज अविनाश चंद्र और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके जीएस जीए। चूंकि आप लोग सभी लोग जान रहे हो कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने भारत के संक्षिप्त परिचय का ब्यौरा दिया था और भारत के संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की परिकल्पना करनी थी। उस राज्यों में बहुत सारे राज्यों की चर्चा की थी और आज जो हमारा राज्य निकल कर आएगा वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। और मैं आज पढ़ने वाला हूं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की चर्चा मुझे करनी है, तो मैं आपको पहले कोटेशन कुछ संक्षिप्त रूप में बता दूं। महाराष्ट्र जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो भारत के दक्षिण में, आप देख पा रहे हो, भारत के लगभग दक्षिणी में, मध्य या दक्षिणी मध्य में स्थित है। इसकी गिनती जो है भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है। काफ़ी धनी है, रिच है ये स्टेट। महाराष्ट्र शब्द जो है संस्कृत का दो अक्षरों से मिलकर बना है, महाराष्ट्र, जिसका अर्थ होता है महान देश। यह नाम यहाँ के स्रोतों की देन है, मतलब आप बोल सकते हो महाराष्ट्र दो शब्द से मिलकर बना है महाराष्ट्र। तो मैं चलता हूं अब महाराष्ट्र के बारे में पूरा ब्यौरा आप लोगों को प्रस्तुत करने के लिए। महाराष्ट्र की राजधानी सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी भी है, जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है, मुंबई। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई। अगर आपको महाराष्ट्र की चर्चा करनी हो तो आप ये दिमाग में रख सकते हो कि जो महाराष्ट्र का तटीय भाग है, जो समुद्र से टच करता है, महाराष्ट्र का जो तटीय मैदानी भाग जो है वो कोंकण तट कहलाता है। यानी ये जो तटीय भाग है, महाराष्ट्र का जो तटीय भाग है, इस तटीय भाग को, कोस्टल पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं? कोंकण। कोंकण, ये आप देखोगे, मैं पढ़ाऊंगा अलग से सेकंड चैप्टर जब आएगा ज्योग्राफी का, तो ये कोंकण तट होगा, है ना, कोंकण तट है, ठीक है। कोंकण तट कहलाता है, जो अरब सागर के किनारे स्थित है। ये अरेबियन सी है, उसके किनारे स्थित है। अब मैं चलता हूं आप लोग को चौहद्दी की तरफ लेकर। चौहद्दी किस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं और मैं चलता हूं चौहद्दी। चौहद्दी मतलब किस दिशा में कौन सा क्षेत्र स्थित है। वर्तमान समय में आप देख पा रहे हो इस मैप में कि जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र के उत्तर में आप देख पा रहे हो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश। तो आप बोल सकते हो कि महाराष्ट्र के उत्तर में जो है एमपी है, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। अगर महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम दिशा में देखो तो आपको दिखेगा गुजरात। यानी आप बोल सकते हो कि उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है, तो आप उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है? तो गुजरात है, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के पश्चिम तट की ओर देखो तो महाराष्ट्र के पश्चिमी तट की ओर कौन सा क्षेत्र है? ये तो अरेबियन सी है। तो इसके पश्चिम में कौन हो गया? अरेबियन सी, यानी अरब सागर। इसी महाराष्ट्र के अगर आप दक्षिण में जाओ तो आपको दक्षिण में महाराष्ट्र में दो राज्य दिखेगा, एक कर्नाटक और एक गोवा। तो दो राज्य आपको मिलेंगे महाराष्ट्र के दक्षिण में, कर्नाटक और गोवा। मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, दो राज्य हैं, एक है आपका कर्नाटक और दूसरा है आपका गोवा। ये दोनों राज्य जो है वो महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है। अगर महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्व की ओर बात करो, ये दक्षिण पूर्व की ओर बात करो, तो दक्षिण पूर्व में आपको एक राज्य दिखेगा जिसका नाम है तेलंगाना। आप देख सकते हो ये तेलंगाना, मैंने यहां कोट कर दिया तेलंगाना। तो ये दक्षिण पूर्व में आपको मिलेगा तेलंगाना। साउथ ईस्ट में आप देखोगे तेलंगाना। अगर महाराष्ट्र के पूर्व की ओर बात करो तो महाराष्ट्र के पूर्व में आप देख पा रहे हो कौन सा राज्य है भाई? तो छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र के पूर्व में कौन है? छत्तीसगढ़। अब इससे प्रश्न उठ सकते हैं कि कौन सा राज्य किस राज्य से टच करता है, तो वहां से आंसर निकलेंगे। तो आप लोगों को मैं जब क्वेश्चन आवर स्टार्ट करवाऊंगा तो क्वेश्चन में सारी चीजों का अवलोकन करवाऊंगा, कौन सा राज्य किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक तरह के एग्जाम में। तो फिलहाल आप लोग देख रहे हो कि महाराष्ट्र के उत्तर में एमपी है, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में गुजरात है, महाराष्ट्र के पश्चिम में अरब सागर है, महाराष्ट्र के दक्षिण में कर्नाटक गोवा है, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्व में तेलंगाना है और महाराष्ट्र के पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य विद्यमान है। कोंकण के पूर्व में जो सह्याद्री की श्रृंखला है, सह्याद्री, पूर्वाद्री, सह्याद्री में पहले ही चर्चा कर चुका हूं, फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। जो नए बच्चे होंगे, पुराने वीडियो मेरे अपलोड जो किए हुए हैं वो वीडियो को देख लेंगे। ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री और पूर्वी घाट को पूर्वाद्री के नाम से जानते हैं। तो कोंकण के पूर्व में सह्याद्री की जो पहाड़ी श्रृंखला है वो समुद्र के समानांतर स्थित है, समुद्र के समानांतर स्थित है, पैरेलल है। पूरा भाग जो है वो दक्कन के लावा से निर्मित है। मतलब ये जो पूरा भाग, महाराष्ट्र का जो भाग आप देखोगे वो लगभग पूरा क्या है? दक्कन के लावा से निर्मित है। फलस्वरूप जो है यहाँ की जो मिट्टियां होती है वो बेसिकली वो क्या होती है? काली मिट्टी होती है। मैं महाराष्ट्र के बारे में अगर चर्चा कर रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं? दक्कन के लावा। दक्कन के लावा मतलब वॉल्केनिक प्रोसेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। वॉल्केनिक प्रोसेस मतलब जब आप डीपली पढ़ोगे, मैं अलग से आप लोगों को क्लास लूंगा, बताऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो देखोगे ये जो आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, देयर थ्री टाइप्स, तीन भागों में बटा होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड सियाल, सेकेंड इज कॉल्ड सीमा एंड थर्ड इज कॉल्ड नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, इसी को क्रस्ट,
मेंटल एंड कोर के नाम से जाना जाता है। चूंकि सियाल आप नाम से ही स्पष्ट है कि सिलिका और एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है, सेकंड वाले में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि थर्ड वाले में निकेल और फेरस की प्रचुरता पाई जाती है। तो ये तीनों भाग जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ोगे तो ये तीनों भाग को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मेंस में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो जब पृथ्वी के भूगर्भ से जो तप्त लावा, तप्त पदार्थ होते हैं, ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकते हैं, तो ये जो तप्त पदार्थ मतलब धधकता जो आग रहता है ना, जो ज्वाला है, वो क्या होता है, ये मैग्मा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मैग्मा के रूप में। इसे मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा जब धरती के ऊपर विद्यमान होता है, जब धरती के ऊपर आता है, या तो दरारी उद्भेदन के द्वारा रिस करके आएगा या फिर विस्फोटक विधि के द्वारा तोड़ फोड़ करके आएगा। तो ऊपर में जो निर्मित मैग्मा जो नीचे से ऊपर गया है उसे कहते हैं लावा। क्या कहते हैं दोस्तों? लावा, याद रखना। तो धरती के नीचे अगर बात करें तो मैग्मा, और धरती के ऊपर आ जाए तो लावा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। तो ये है ज्वालामुखी, ज्वाला का निकलना, जिस मुख से ज्वाला का निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। ये क्रेटर है, यहाँ पर क्रेटर झील बनेगा, ये बाद में मैं डिक्लेयर करूंगा आप लोगों को और अच्छे से जब वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा ज्वालामुखी चैप्टर। तो फिलहाल में शब्द जो अभी आया है लावा, तो आप लोग बखूबी समझ में आया होगा कि ये जो है ज्वालामुखी प्रोसेस से बना हुआ है, जो प्रायद्वीपीय भारत है बेसिकली। और महाराष्ट्र का जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये महाराष्ट्र जो आप देख पा रहे हो, जो दक्कन के लावा के रूप में, दक्कन का पठार के रूप में जाना जाता है ये, और ये दक्कन के लावा के रूप में है। और यहाँ बेसिक रूप से जो सॉइल होती है दैट इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल। और आप लोग जानते होंगे कि ब्लैक सॉइल अगर मैंने कहा, अगर ब्लैक सॉइल मैंने कहा तो ब्लैक सॉइल मतलब कि यहां पर जो कॉटन होगा, जो कपास होगा, वो कपास की खेती बहुत आयत यानी बड़े पैमाने पर की जाएगी। यानी कपास की खेती जो होता है, कॉटन की खेती, वो ब्लैक सॉइल पे बेसिकली बहुत ज्यादा पैमाने पे की जाएगी। अब मैं आता हूं अब अगले पॉइंट की ओर। तो चूंकि ये दक्कन का लावा है, यहाँ पर क्या है कि ब्लैक सॉइल वगैरह आपको मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। और कपास और सोयाबीन जैसे जो उपज हैं वो इस मिट्टी में प्रचुर रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं चलता हूं कुछ फैक्ट्स की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आप लोग बाय विथ मैप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, ताकि एक एक चीज आप लोगों का क्लियर हो जाए। अब मैं चलूं 2011 की जनगणना के अनुसार अगर इसका लिंग अनुपात बोला जाए, सेक्स रेशियो यानी पर 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं लिंगानुपात। लिंगानुपात है 929 यानी पर 1000। आप ऐसे पर 1000 भी लिख सकते हो। बेसिकली मैं हर चैप्टर में बोल रहा हूं तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि 1000 पे 929। अगर साक्षरता दर, लिटरेसी के बारे में बात करूं तो जो महाराष्ट्र राज्य का जो साक्षरता दर है वो 82.34% है। 82.34% जो है इसका लिटरेसी है, साक्षरता दर के रूप में जाना जाता है। अगर मैं इसके जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करूं, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करूं, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करूं तो लगभग 365 पर व्यक्ति जो है, पर पर्सन जो है वो पर किलोमीटर स्क्वायर पे मिलते हैं आपको। अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वो जो मैंने बताया था 2001 से 2011 यानी 10 साल, तो दशकीय वृद्धि दर जो है वो लगभग 16% है। अगर मैं वृद्धि दर बोल दूं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये लगभग जनसंख्या वृद्धि दर जो आपको होंगे वो 16% के आसपास, 16%। और मैं पहले भी बता चुका हूं 2001 से 11 यानी 10 साल पर जो आपको दिखेगा, ठीक है। और यहां पर अगर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूं तो कुल जिले की संख्या है 36, यानी टोटल महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितना है 36। और ये 36वां जिला जो है, कभी कभी पूछा जा सकता है ऐसा एग्जाम में कि 36वां जिला कौन सा था, तो पालघर, याद रखना पालघर। 36वां जिला कौन था दोस्तों? पालघर, जो कि अगस्त के महीने में, मैं लिख दे रहा हूं अगस्त 2014 यानी अगस्त 2014 में ये जिला बना था, 36वां जिला, जिसका नाम था पालघर। अगर मैं इसके मुख्य भाषा की बात करूं तो यहां का जो मुख्य भाषा है वो है मराठी। बेसिकली मुख्य भाषा, अगर मेन लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो मुख्य भाषा जो है वो है मराठी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा के बारे में, तो यहां पर जो विधानसभा की संख्या है वो विधानसभा की संख्या 288 है, याद रखना 288। और अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात ना करूं तो एक सदनीय होगा। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान सभा के अलावा विधान परिषद की बात करूं तो यानी द्विसदनीय होगा। अगर बात ना करूं तो एक सदनीय होगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है 288, लोकसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहां पर 78, लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहां पर 78। और मैंने दोनों का बात कर लिया, यानी एक विधानमंडल हो गया। और इस विधानमंडल जो है, ये विधानमंडल कैसी है?
द्विसदनीय। मैं पहले भी बता चुका हूं कि वैसा जहां पर दोनों सदन उपस्थित हो, द्विसदनीय एक हो तो एक सदन, ठीक है। और अगर संसद के रूप में बात करूं तो यहां लोकसभा सीटों की संख्या है 48, 48। लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 48, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 19, यानी 19। ये था 2011 की जनगणना के अनुसार जो ब्यौरा था, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताया। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं। अब आता हूं इसके गठन के बारे में। जो महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था वो 1 मई 1960 को एस्टेब्लिश हुआ था। वो 1 मई 1960 को, याद रखना है ना, 1 मई मजदूर दिवस, 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को गठन हुआ था किसका? महाराष्ट्र का। याद रखना। इसकी राजधानी मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आपसे और डीप पूछा जाए तो दो प्रकार से आप राजधानी बोल सकते हो। अगर इसके कैपिटल के बारे में बात किया जाए, कैपिटल तो दो भागों में बांट सकते हो। एक तो मैंने बताया मुंबई, और दूसरा आप बोल सकते हो नागपुर। मतलब बेसिकली मुंबई ही राजधानी है, लेकिन नागपुर को शीतकालीन राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया। शीतकालीन, ठंडे के समय में ना, शीतकालीन राजधानी के रूप में किसको दर्जा दिया गया है? तो नागपुर को। और यहां से एक प्रश्न उठ जाएगा कि नागपुर कहां का शहर है? तो महाराष्ट्र का शहर है। क्लियर है? तो राजधानी दो मैंने बताया, मुंबई और नागपुर। मुंबई के बारे में आप लोग जानते हो, प्रमुख बंदरगाह भी है ये, वाणिज्यिक या आर्थिक राजधानी के रूप में भी मुंबई को जाना जाता है। और नागपुर आप देख पा रहे हो। और एक चीज और याद रखना, भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं? तो मुंबई को। याद रखना मैंने क्या क्या बोला। भारत का हॉलीवुड कौन? मुंबई। मैंने वाणिज्यिक नगर या राजधानी के रूप में किसे बोला? तो मुंबई। आर्थिक राजधानी किसे बोला? मुंबई। और महाराष्ट्र की राजधानी किसे बोला? तो मुंबई। और शीतकालीन राजधानी मैंने किससे बोला? तो नागपुर को। उम्मीद है दोस्तों समझ में आई होगी ये सारा पॉइंट। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। इसका गठन 1 मई 1960 को हो चुका था। आप नोट करके लिख सकते हो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस तक, यहां जो मुंबई प्रांत था, ये मुंबई प्रांत में महाराष्ट्र और गुजरात सम्मिलित थे। मतलब ये महाराष्ट्र और गुजरात आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भी महाराष्ट्र और गुजरात जो थे वो सम्मिलित थे। बाद में मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, मुंबई बोलो या बंबई बोलो, है ना, बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के अंतर्गत 1 मई 1960, जो मैंने पहले स्टेब्लिश का डेट लिखा था, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो राज्य दो राज्यों में बंट गया। ठीक है, तो ये मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात जो साथ में था, ये दोनों अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गया, यानी महाराष्ट्र अलग और गुजरात अलग। क्लियर है? अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। 22 जून 2015 को, मैं डेट लिख दे रहा हूं, 22 जून 2015 को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक ब्लू मॉर्गन प्रजाति को की तितली को राजधानी राजकीय तितली का दर्जा दिया। ब्लू मॉर्गन प्रजाति, याद रखना, ब्लू मॉर्गन प्रजाति, बीपीएससी या पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लू मॉर्गन प्रजाति किसकी प्रजाति है? तो तितली की प्रजाति है। ठीक है, तो ब्लू मॉर्गन प्रजाति का जो तितली है उसको राजकीय तितली का दर्जा दिया गया। और ये आपका 2016 के आसपास, 2016 के आसपास शायद आईएएस में पूछा हुआ भी प्रश्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। महाराष्ट्र की अगर सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो कालसूबाई है। महाराष्ट्र की सर्वोच्च, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड इज कालसूबाई। अब बोलोगे कालसूबाई की हाइट कितना है, तो मैं सारे चीजों का हाइट एक बार में, जब मैं दूसरे चैप्टर में चलूंगा फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, तो उसमें सारे चीजों के बारे में जब बताऊंगा तो एक एक लेकर काराकोरम से लेकर नमचा बरवा तक का जितना भी पर्वत श्रृंखला होंगे सारे की चर्चा मैं करूंगा। दक्षिण में भी नीलगिरी से लेकर अन्नामलाई वगैरह सबके चर्चा करूंगा और हाइट भी बताऊंगा, बट हाइट सभी का याद नहीं रखना है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया कालसूबाई। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की ओर चलता हूं मैं। अब आप लोग को टूरिस्ट प्लेस की तरफ मूव करवाता हूं। टूरिस्ट प्लेस में मैं पहले चर्चा करूंगा अजंता का गुफा। आप लोगों ने सुना होगा अजंता। अजंता कहां है भाई? तो महाराष्ट्र में। एलोरा, एलोरा का गुफा भी कहां है भाई, या जगह कहां है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा, एलिफेंटा कहां है भाई? तो महाराष्ट्र में। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, याद रखना। कन्हेरी की गुफा, कन्हेरी की गुफा कहां है भाई? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कार्ले की गुफा कहां है भाई? कार्ले की गुफा, कार्ले की
गुफा, कार्ले की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कार्ले और कन्हेरी, ये सारा अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा महाबलेश्वर अगर पूछा जाए कहाँ है, मैं यहां लिख दे रहा हूं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर कहाँ है? तो महाबलेश्वर जो है पर्वतीय स्थल के रूप में जाना जाता है, तो महाबलेश्वर पवित्र स्थान भी है। माथेरा है, पंचगनी है, माथेरा है, पंचगनी है, जवाहर है, बालघाट है, कुछ भी ले लो आप, जवाहर है, बालघाट है, ये सारे क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लेस होंगे जो जानना आप लोगों को जरूरी होगा, जो धार्मिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं, जैसे पंढरपुर, मैं यहां लिख दे रहा हूं पंढरपुर, धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, पंढरपुर है। नासिक आप लोग जान रहे होगा, नासिक कुंभ का मेला जहां लगाया जाता है ना, नासिक है। इसके अलावा आप शिरडी, साईं बाबा के लिए प्रसिद्ध है, शिरडी है ना, शिरडी किसके लिए फेमस है? साईं बाबा के लिए। याद रखना दोस्तों, साईं बाबा, आप लोग नोट भी करना अगर मैं लिख नहीं रहा हूं तो। शिरडी, साईं बाबा। त्र्यंबकेश्वर है, आप याद रखो, त्र्यंबकेश्वर, ये सब धार्मिक स्थल है। इसके अलावा आप ले सकते हो जैसे औरंगाबाद है, रत्नागिरी है, मैं लिख दे रहा हूं औरंगाबाद, रत्नागिरी, ये सभी धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जो सभी कहां है? महाराष्ट्र में। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, सभी नोट कर लेना आप लोग। एक जगह है महाराष्ट्र में, पुणे, आप लोगों ने सुना होगा पुणे, है ना, पुणे। तो पुणे में एक वेधशाला है जहां से मौसम संबंधी जितनी भी भविष्यवाणी है वो की जाती है, यानी वेधशाला है जहां मौसम संबंधी जानकारियां हमें मिलती है, कहां से? पुणे से। और एक जगह है धारावी, पिक्चर वगैरह में हमेशा आप देखते होगे मुंबईया टोन दिखाता है, धारावी है ना। तो धारावी जो है एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है, जहां पर बहुत छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी जैसे पाए जाते हैं, जो वर्तमान में एक लघु औद्योगिक स्टेट बन गया है। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, लघु औद्योगिक स्टेट के रूप में जाना जा रहा है, एक जगह के रूप में जाना जाता है धारावी। और धारावी कहां है? महाराष्ट्र में। पुणे कहां है? महाराष्ट्र में। अब मैं चलूंगा अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है विदर्भ, बहुत ही बहुचर्चित है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। महाराष्ट्र जो राज्य आप देख पा रहे हो, महाराष्ट्र के पूर्व में, महाराष्ट्र के पूर्व में है ना, महाराष्ट्र के पूर्व में, मैं बार बार बोल रहा हूं महाराष्ट्र के पूर्व में, है ना। महाराष्ट्र के पूर्व में स्थित 11 जिलों का समूह है। जैसे आप ले लो, नागपुर है, मैं बोल दे रहा हूं, याद रखो, नागपुर है, वर्धा है, भंडारा है, ठीक है, नागपुर है, वर्धा है, भंडारा है, गेंदिया है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। गेंदिया है, चंदपुरा है, गढ़चिकरौली है, अकोला है, वासिम है, यावतमाला है, अमरावती है और बुल्दाना है। ये सब जो है 11 जिला, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 11 जिला जो है ये 11 जिला का समूह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। इसके अलावा अगर नदी के बारे में चर्चा करें तो गोदावरी नदी यहां पर है, भीमा नदी यहां पर है, कृष्णा नदी यहां पर है। ये सारी गोदावरी, भीमा, कृष्णा, मैं लिख दे रहा हूं, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, ये यहां की प्रमुख नदियों में से एक है। तो ये था हमारा महाराष्ट्र राज्य के बारे में अवलोकन। बहुत ज्यादा तो नहीं हम लोगों ने पढ़ा, पर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम लोगों को मिलेगी जब मैं अगले चैप्टर के अनुसार चलूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आओ तो एक मैप अपने साथ रखो, नोटबुक रखो और उसको बढ़िया से विथ मैप पढ़ने का प्रयास करो, ताकि आप लोगों को अच्छे से विषय वस्तु समझ में आए। तो उम्मीद है महाराष्ट्र के बारे में समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो अच्छे से उसको नोट करो, पढ़ो, कॉमेंट बॉक्स में करो। और अभी मैं स्टार्ट किया हूं नया एक सुपर 50 स्टार्ट किया हूं टेस्ट सीरीज के लिए। अगर जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8873422235, आप उस पर मैसेज करके और टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो और टेस्ट दे सकते हो प्रतिदिन। तो दोस्तों आज मैं यहां पर अपना लेक्चर को समाप्त करता हूं महाराष्ट्र। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।